हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन? मस्ट सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिएगा। ऐसा बात नहीं कि इस वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो को आगे तक ले जाएंगे और ये पार्ट 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे भी अगला पार्ट आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिए। तो वीडियो को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय यानी यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 306 तथा 657 का मशक ज्ञात करना है। आप लोग बचपन में तो बहुत भाग विधि से, गुणनखंड विधि से मशा निकालने को सीखे हैं आप लोग, लेकिन इस क्लास 10th में विभाजकता यानी कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से कहता है कि आप क्या निकालिए, मशा निकालिए। तो इसमें क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। देखिए, अब अगर आपको मैथ में पूरा फुल नंबर चाहिए तो आपको कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको कहाँ हल लिखना है, बराबर कहाँ देना है, या का चिन्ह कैसे देना है। इसलिए चूँकि सारी चीज़ों का क्या ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको मैथ में क्या पूरा में पूरा नंबर मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे क्या करा, हल लिख देंगे। हल इसमें क्या कहा है कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से हल करना है। तो सबसे पहले जो कहा है उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ तक लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से, यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से, यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले यही लिखेंगे। ठीक, तो इसमें एक फार्मूला क्या होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि इसमें फार्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जिसमें ए जो है सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें भाग लगाया जाता है। जैसे हम लोग 2 में 4 से भाग लगाते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, उसके बाद हो जाता है हमारा ये वाली बी, यहाँ पर आएगी क्यू, यहाँ पर आ जाएगा आर। द रिमाइंडर को क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है। तो जैसे समझ लीजिए कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए एक पहली संख्या है 306, दूसरी है 657, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो होती है हमारा क्या, ए, और उसके बाद जो छोटी संख्या होती है वो क्या होता है, तो बी होता है। तो इसमें ए संख्या क्या है, 657 है, और बी क्या है, 306 है। तो हम लोग यहाँ फार्मूला पर सेट क्या कर देंगे, जैसे ए के जगह पर क्या लिखेंगे 657, अब बराबर में बी यहाँ है, तो बी के जगह पर यहाँ लिख देंगे क्या, 306 लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा क्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है। क्यू मल्टीप्लाई में है ना, तो कैसे कर देंगे, ऐसे करेंगे कि जैसे देखिए 306 वैसे है, तो 306 को हम लोग बाहर रखेंगे और 657 को अंदर रखेंगे। हम लोग अंदर रखेंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 306 में 2 से 6 दूनी 12, 612 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 200 लगा दे, 2 बार में लगाएंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12। ठीक, देखिए 6 दूनी 12, यहाँ 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूनी 6, तो इतना आएगा 612। 7 में से 2 गया तो 5 बच गया। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। 5 में से 1 गया तो 4, 6 कट गया। अब देखिए एक पहला स्टेज है। ठीक, तो इसमें लिख देंगे हम लोग स्टेज यानी कि केस फर्स्ट। ठीक, स्टेप 1 वही लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग स्टेप 1, या फिर ऐसे हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे केस फर्स्ट। ठीक, उसके बाद लिखेंगे एक ए नंबर पर 657 बराबर में बी की जगह पर कितना था, 306। उसके बाद क्यू मल्टीप्लाई में है तो क्यू मल्टीप्लाई में, उसके बाद क्यू की जगह पर ये वाला संख्या भराता है जो हमारा आंसर में यहाँ पर दिया रहता है ना, भाग देने पर जो यहाँ पे संख्या आया यानी कि 2 आया है, तो 2 यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद क्या आ गया, प्लस है तो प्लस में
अब आर क्या भराएगा, आर के जगह पर जो रिमाइंडर यानी कि नीचे जो बच गया है उसे को हम लोग नीचे भर देते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो केस फर्स्ट था। यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया है कि HCF का आंसर तभी आएगा जब तक यहाँ पर हमको पूरा क्या हो जाए, आर का मान जो रिमाइंडर लिखेंगे हम लोग केस सेकंड में, केस सेकंड में है कि इसमें चेंज हो जाता है। जैसे देखिएगा कि जो यहाँ पे बी की जगह पर है वो ए की जगह पर आ जाता है केस सेकंड में। जैसे बी की जगह पर हमारा 306 था तो ये आ जाएगा ए की जगह पर। उसके बाद जो इसमें रिमाइंडर बचा है वो आ जाएगा किस पर, तो बी की जगह पर। ठीक, ध्यान से समझिएगा। केस फर्स्ट में ए की जगह पर सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, उसके बाद बी की जगह पर जो इसमें से रिमाइंडर बचा है वो आता है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें क्यू के फॉर्मूला से देखेंगे हम मल्टीप्लाई करना है ना, तो 45 में 306 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे देखिए 45 में अगर 4 से गुना करते हैं, अगर 5 से गुना करते हैं हम लोग, देखिए 5 से 2 बचेगा, 4 25 20 2 22 225, यानी कि यहाँ भी नहीं होने वाला है। यानी कि 6 से हम लोग गुना करें तो 6 5 30, 3 बच गया हर से, 6 चौके 24 और 3 27, 270 हो गया। तो अब 270 कितना बार में आया, 6 बार में, तो 270। अब घटाएंगे यहाँ पर तो 6 यहाँ बच गया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ बचा रिमाइंडर 36। यहाँ क्यू की जगह पर क्या 6, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, सॉरी प्लस रहेगा, रिमाइंडर कितना बचा है 36। इस तरह आप लोग बनाएंगे भाग दे दे करके तो आपको ज़्यादा झंझट नहीं पड़ने वाला। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ पर अगला केस थर्ड में कह रहा है, केस थर्ड लिखेंगे। मतलब ये जहाँ तक आंसर नहीं आए जब तक यहाँ आर की जगह पर 0 ना बन जाए तब तक आपको बनाते जाना है, तभी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ठीक, आंसर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अब इसमें कौन सी बड़ी संख्या ये है तो इसको यहाँ 45 रख देंगे बराबर में। अब जो इसमें है 36 इसको इधर रखेंगे। अब क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, एक बार में हो जाएगा ना। जैसे 36 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। उसके बाद कितना, तो 9 प्लस में 9, तब न 36 को 9 को 45 को हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ तक भी तो हमारा 0 नहीं आया है। तब 0 जब नहीं आया है तो उसके बाद केस और आगे बढ़ाएंगे ना हम लोग, केस 4 लिखेंगे, केस 4। ठीक, केस 4 जैसे इसमें जो बड़ी संख्या 36 है, उसके बाद इसमें 9 है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 36 आएगा, और नहीं आएगा तो कम होगा ना। तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 आ गया। प्लस में हमें कुछ जोड़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा 36 क्या हो गया है, मिल चुका है। 36 मिल गया, 9 चौका 36, तो प्लस में 0 कर देंगे तो इसीलिए फाइनली आंसर अब मिलेगा। लिखेंगे अतः, या फिर लिखें इसलिए HCF बराबर, या फिर लिखेंगे 306 तथा 657 का HCF यानी कि मसा बराबर कितना है हमारा। देखिए मसा वही होता है जो बी के जगह पर है, बी के जगह पे क्या है 9 है, तो 9 हो गया हमारे इसी क्वेश्चन का आंसर 9 हो गया। जैसे समझिएगा कि अगर हमारा यहीं पे कंप्लीट 0 आ जाता तो बी के जगह पर ये था 306, तो 306 ही आंसर होता। अगर यहाँ बी के जगह, यहाँ आर के जगह पर कंप्लीट आंसर आता 0 तो यहाँ 45 आंसर होता है। उसी तरह अगर यहाँ 0 आया है तो यहाँ बी की जगह पर जो है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छे से, अगर ये फार्मूला याद है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अगर चाहें आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले। यहाँ से होता है स्टार्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर में माइनस में 24। यहाँ ध्यान में दीजिएगा क्या है, यहाँ पे माइनस में 24 है, तो 2x - 4y बराबर माइनस में 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ना कहे तो आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं क्योंकि वो आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे प्रतिस्थापन विधि
कहाँ है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हल यहाँ पे कर देंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण पहला लिखेंगे 2x, इसको 2x प्लस में 3y बराबर में 11, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर में माइनस में 24, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद हल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 11। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद 2x है, तो मान लीजिए 2x इस तरह है, यहाँ पर 2x यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ 11 है बराबर में, प्लस में इधर तो इधर माइनस में हम लोग भेज सकते हैं ना आप लोग। उसके बाद देखिए ये सारी यहाँ पे ये रहेगा यह का चीज़। उसके बाद देखिए यहाँ x है तो x इस तरह रहेंगे ना। उसके बाद देखिए एक यहाँ 11 माइनस 3y, ये इधर गुना में था तो इधर भाग में। अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ x का मान निकल गया ना हमें, तो इसको हम लोग कर देंगे समीकरण 3 कर देंगे, ठीक, समीकरण 3 कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इतना समझ में आ रहा है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये नोट कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे समीकरण 1 से हल किए हैं यहाँ पर, तो आपको समीकरण 2 में मान रखना होगा। अगर 2 में हल किए रहते तो 1 में, यानी कि यहाँ पे जो रहेगा यहाँ अलग होगा उसका दूसरा। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 लिख लेंगे हम लोग कि 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस 24। इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद 2x, अब x का ना मान रखना है हमें, तो x की जगह पर देखिए क्या है, 11 माइनस में 3y बटा 2, यहाँ पे माइनस में 4y बराबर में माइनस 24। इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद हम लोग इधर कर देंगे, इधर करेंगे, देखिए 2x हो गया, तो यहाँ पर देखिए कि ये गुना में और ये गुना में, ये दोनों कट जाएगा 2 2, तब क्या बचा, 11 माइनस 3y बचा, 11 माइनस 3y यहाँ रहेगा, 11 माइनस 3y बराबर में माइनस 24। यहाँ ही ना 11 माइनस 3y बराबर में एक और है माइनस 4 है, यहाँ पर माइनस 4y, माइनस में 4y यहाँ है, बराबर में है माइनस 24, बराबर में माइनस 24, ठीक, बराबर में जब माइनस 24 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से कि ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, तो माइनस में 7y। अब देखिए इधर से ये माइनस में 24 है, ये प्लस में है 11, तो इधर जाएगा तो माइनस में 11। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 7y है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में आ जाएगा 35, जोड़ेंगे तो माइनस में 35 आएगा। उसके बाद देखिए ये 7 से 35 कट जाएगा, y देखिए यहाँ पे, तो माइनस में 35 और माइनस में 7, दोनों कट के कितना आएगा, 5 आएगा, 5 बचेगा, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, 5। अभी देखिए खाली y का मान 5 निकला, ये मत कह दीजिए क्योंकि x का यहाँ मान निकला था, तो इसमें y भी है। तो अब देखेंगे कि अब लिखेंगे जब y का मान आ गया फाइनली, तो अब चाहे आप समीकरण 1 में मान रख दे y का, या फिर समीकरण 2 में रख दे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या कह रहा था, 2x प्लस में 3y बराबर में 11, ठीक। अब देखिए कि 2x इतना है, 2x रखेंगे हम लोग, अब प्लस में है 3 इंटू वाई की जगह पर 5 आए हैं, बराबर में 11, 2x प्लस में 5 3 15 11, 2x यहाँ हो गया। उसके बाद 11 है, अगर ये प्लस में इधर है तो माइनस में इधर जाएगा। उसके बाद 2x ये घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा, माइनस में 4 बच जाएगा। उसके बाद देखिए कि ये x तो हो गया, यहाँ माइनस में 4 है, ये गुना में इधर
बाटा में जाएगा 2। अब दोनों काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा, इसलिए तो लिखेंगे इसलिए x बराबर माइनस में 2 और y बराबर 5। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नंबर क्वेश्चन क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10x का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि गुणनखंड विधि से हल किया जाता है कैसे, इस तरह के आप लोग बहुत पढ़े होंगे। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग हल तो लिखवे करेंगे हल। उसके बाद इसको क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, उतारेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x² प्लस में 7x प्लस में 10। इस क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाता है कि देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या दिया है तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में तो 1 संख्या दिया है, तो 1 दिया है तो 1 में और लास्ट वाले में गुना किया जाता है। गुना करेंगे तो 10 ही आने वाला है। तो अब देखिए 10 ऐसी संख्या दो खोजना है जिसको गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ के 7 मिलना चाहिए, जोड़ के 7। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 5 दूना 10, गुना किए तो 10 आ गया और दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ गया। तो इसलिए ई को क्या हो जाएगा, इसका ये फैक्टर हो जाएगा। जैसे देखिए लिखेंगे हम लोग बराबर x² पहले लिख देंगे हम लोग, x यहाँ लिखते हैं x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10x। जैसे समझिएगा कि 5 2 7 और 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए कि अगर हमें इसमें से अगर कुछ कॉमन निकालना है, जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें से x कॉमन निकल सकता है। x जब कॉमन निकल गया तो इसमें क्या बच गया, यहाँ पर एगो x बचा, यहाँ पर 5 बचेगा। जैसे 5x² x हो जाए और 5 में x होगा 5x, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है आप यहीं पे सेम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक। जब लिख देंगे तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हम बीच में क्या रखें। कि हमें देखिए यहाँ तक हम लोग काम किए थे, उसके बाद इधर हमें काम करना है कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि 2x आएगा और 5 आएगा। तो यहाँ पर प्लस में 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट समझ लीजिए कि यहाँ तक तो हो गया। जब एक ही स्टेप में इसमें झंझट है कि आपको यहाँ पे तुरना है कि किस तरह से तुरेंगे कि किसमें गुना करने के बाद और जोड़ घटाने के बाद उतना आना चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो बाहर वाला है उसको एक जगह बाहर एगो x है, इधर प्लस में 2 है तो इधर रख देंगे। ये नहीं कि आप यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ दे, प्लस माइनस नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट वाला 2 जगह है इसको एक जगह कहीं लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब 2 जगह आपको दिख रहा है, एगो x+2 और x+5। तो इसके जैसे देखिए अब हमें अल्फ़ा और बीटा, यही ना होता है अल्फ़ा और बीटा शून्यक होता है। तो अल्फ़ा बीटा निकालना है तो जैसे देखिए एक तरफ इसको यहाँ रखेंगे या फिर इस तरह रखेंगे, x+2 बराबर में 0 या x+5 बराबर में 0। इतना समझ में या कर दिया गया तो इतना समझ में। अब देखिए कि इधर ऐसे हो गया। अब देखिए x हो गया, उसके बाद ये प्लस में है तो उधर माइनस में, या ये देखिए प्लस में तो उधर किस चीज़ में, तो माइनस में चल जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसलिए देखिए एक शून्य क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। इसके शून्यक हमें निकालने थे तो इस क्वेश्चन का शून्य क्या होगा, -2 और -5 शून्यक हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ताकि और एपी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, जो आपके सबसे प्रिय चैप्टर है समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5, उसी का क्वेश्चन की एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5, मतलब तीसरा पद कह रहा है 5 है और सातवां पद क्या है 9 है, सातवां पद 9 है। तो हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे। अब बताइए कि इसमें क्या कह रहा है, तीसरा पद यानी कि तीसरा कहने का मतलब a3 बराबर 5। इसी तरह ना a3 बराबर 5 कर देंगे। तो हम लोग a3 को किस प्रकार लिखते हैं, हम लोग ये किस प्रकार, जैसे a+2d बराबर 5, इस तरह हम लोग लिखते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो इस तरह लिखा जाता है कि a+2d, यानी कि यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे एगो कम रहने वाला है, ठीक।
तो इसको ए हो गया a प्लस 2d बराबर 5, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद उधर देखिए फिर कह रहा है तीसरा पद कह रहा है तो a3 बराबर 5 कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि a प्लस 2d बराबर 5 कर देंगे। उसके बाद देखिए सातवां पद कह रहा है, सातवां कहने का मतलब a7 बराबर 9। तो a7 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 6d बराबर में 7, इसको कर देंगे समीकरण 2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है कि a प्लस 2d बराबर में 5, ठीक। और दूसरा कह रहा है a प्लस 6d बराबर में 9। इतना आपको दिख रहा है कि इतना ही कह रहा है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में इतना ही है। हम लोग क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी कि इसमें संबंध, जैसे देखिए नीचे चेंज करेंगे, यहाँ पे नीचे चेंज और यहाँ पर भी। तो अब देखिए ये माइनस में है और ये है, तो ये दोनों कट के यहाँ खत्म हो गया, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कितना बचेगा 4d माइनस में 4d बराबर में माइनस में 4। इतना आपको समझ में आ रहा है, माइनस में 4 माइनस में 4। अब क्या हो जाएगा कि ये 4, जैसे समझिए यहाँ पर, चाहे यहाँ ऊपर देखिए कि ये माइनस में 4 है, लिख देते हैं इधर d बराबर में माइनस में 4d। तो यहाँ d हो गया और ये माइनस में 4 है और ये गुना में, तो इधर नीचे बटा में आ जाएगा ना, दोनों कटने के बाद क्या आ जाएगा 1 बचेगा, इसलिए d बराबर क्या आ गया 1। अब d बराबर 1 आ गया, तो इसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में आप रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है कि 1 a प्लस 2d बराबर में 5, ठीक। उसके बाद देखिए तो a की जगह पर हमें नहीं मिला है तो a रख देंगे ऐसा ही, और 2d की जगह पर हमें क्या मिला है तो 1 मिला है, तो 1 ऐसे 5 हो गया। a बराबर यहाँ 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही होने वाला है, बराबर में 5, ठीक, बराबर में 5 हो गया। उसके बाद देखिए कि a हो गया इधर और ये प्लस में इधर तो माइनस में 2, और इधर बचेगा 3, तो इसलिए a बराबर कितना हो गया 3। और AP कैसे ज्ञात किया जाता है, तो a जो है ये मिल गया है ना, ये मिला है ये मिल गया है, उसमें d को जोड़ दिया जाता है, यानी डिफरेंस को जोड़ दिया जाता है। तो डिफरेंस कितना है 1, तो इसमें 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, इधर 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 ऐसे ही क्या आते रहेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो इसलिए लिख देंगे कि AP बराबर 3 4 5 6 7, यहाँ पे मन करके 7 लिखिए 8 लिखिए, इधर आते रहेगा, एक एक जोड़ते जाइए। तो यही क्या हो जाएगा इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण, जैसे देखिए के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, ठीक। तो मूल बराबर होने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, हल। उसके बाद लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बराबर दिया है कितना 2x² प्लस में kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक। जहाँ यानी कि इसमें a बराबर क्या है, a बराबर में क्या है तो 2 है, और b बराबर k और c बराबर 3, इतना याद है। और जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है d बराबर 0, तो लिखेंगे मूल बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा d बराबर 0। तो इसका फार्मूला क्या होता है d बराबर b² माइनस में 4ac, इतना समझ में आ रहा है, b² माइनस 4ac। तो अब देखिए कि b² यानी कि b के जगह पर इसमें कितना दिया है तो k दिया है, लेकिन फार्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 है फार्मूला में तो 4 रहेगा, और a के जगह पर 2 है
तो 2 रहेगा इंटू में, यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ तो ए के जगह पर 2 हो गया, सी के जगह पर है 3। अब देखिए कि के इधर हो गया, के इधर आ गया, और उसके बाद देखिए स्क्वायर है, अब इधर गुना कर दें, 4 में 8, 8 3 का 24, ठीक 24 हो गया। अगर हम के इधर है हमारा, इधर भेज दे अगर हम 24 को, तो इधर देखिए इधर हमारा क्या हो जाएगा के स्क्वायर, अगर इधर माइनस में 24 है तो इधर प्लस में 24 हो जाएगा। इधर देखिए इसी तरह ना है सवाल कि के स्क्वायर बराबर में 24, आप के को उधर रखिए चाहे इधर रखिए, लेकिन इधर रखिए तो ज़्यादा सटीक अच्छा लगता है, इसलिए हम इधर रख दें के स्क्वायर में बराबर में 24, तो के स्क्वायर बराबर में 24। जब भी रूट हटता है, अब रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट 24 हो जाएगा। अब रूट 24 को बाहर निकालते कैसे हैं, देखिए कि 24 को फैक्टर तोड़ देंगे, जैसे 2 12 2 6 2 3, इतना क्लियर है। अब देखिए कि 2 दूना 4 3 दूना 6, तो ऐसे देखिए 4 रूट 2 रूट 6 के बराबर 2 रूट 6, इतना ही क्या हो जाएगा के। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यही कह रहा था कि आपको के का मान निकालना है, बस भले क्वेश्चन घुमा देता कि के किस मान, वही के का मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल्य के बराबर होने वाला है। तो के बराबर 2 रूट 6, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 को 1 करके बाहर निकालेंगे, अब उसके बाद 2 गुना कर देंगे, इसलिए हमारा ये आंसर होगा के बराबर 2 रूट 6। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।